नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेमचरण साइकोलॉजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को के साथ अपने साथ जुड़ सकें और लाभान्वित हो सके। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। इन प्रश्नों को आप एक रिविज़न के रूप में काम लें, जिससे क्या है कि आपका जो पेपर है वो नज़दीक ही आ गए हैं, तो ये फटाफट से आपका रिविज़न करवा देंगे। पहला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण और आर्थिक स्थिति। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक वो कौन सा होता है? वातावरण होता है। यानी वातावरण बालक के सामाजिक विकास के रूप में प्रभावित करता है। बालक का संपर्क वंशक्रम की अपेक्षा वातावरण से अधिक होता है, इसलिए बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास वातावरण में ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं ए. क्रोगमैन, सोरेनसन, हरलॉक और सुकरात। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसको माना गया है? सुकरात को माना गया है। सुकरात है वो प्रश्नोत्तर विधि के जनक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु माने गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना गया है? थॉर्नडाइक को माना गया है। बाल विकास के जनक किसको माना गया है? पेस्टोलॉजी को। किशोर मनोविज्ञान के जनक है स्टैनले हॉल। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन पियाजे। और उपचारात्मक निदानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? टाइडेमैन। तो ये सारे ना, इनमें से एक आपको जरूर ही पेपर में मिलेगा। ये एक बार आप इसको रीडिंग लगा के जरूर जाना। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार नवजात शिशु में जन्म के समय केवल एक संवेग और वो भी उत्तेजना पाई जाती है? वेलेंटाइन, ब्रिजेस, रोस और गेट्स। तो उत्तेजना किसके अनुसार पाई जाती है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शायद आपने देखा होगा। ब्रिजेस, यानी ब्रिजेस के अनुसार क्या है कि बालक में जन्म के समय केवल एक संवेग ही पाया जाता है, और वो कौन सा होता है? संवेग ही होता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, इसमें क्या है? वेलेंटाइन है। वेलेंटाइन ने बताया है भय, क्रोध और प्रेम। यानी वेलेंटाइन ने 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? भय, क्रोध और तीसरा क्या है? प्रेम। ये 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की दिशा के अंतर्गत बच्चा पहले ए. सिर को उठाता है, बी. नेत्र गति पर नियंत्रण करता है, सी. हाथ पैर की गति पर नियंत्रण करता है और डी. धड़ पर नियंत्रण करता है। तो बच्चा क्या करता है? विकास की दृष्टि में सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अपने सिर को उठाता है। क्या करता है? अपने सिर को उठाता है। यानी प्रथम माह में जब बच्चा होता है तो वो अपने सिर को करीब करीब उठाने लग जाता है। 3 माह का बच्चा होता है वो नेत्र है उन पे नियंत्रण करने लग जाता है। नेत्रों पर नियंत्रण करता है 3 माह का बच्चा। 5वें माह में बच्चा वो क्या है? सहारा देने पर बैठने लग जाता है। और 6ठे और 7वें माह में वो बिना सहारे के भी बैठना शुरू कर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। यानी शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का और अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। तो अध्यापक को अध्यापन विषय के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए अपने अध्ययन विषय पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। इसके साथ ही उसे बाल मनोविज्ञान का गहन अध्ययन भी होना चाहिए, जिससे कि वह बालकों को अच्छे से जान सके। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या नाम था? ए. सुल्तान, बी. बादशाह, सी. शेरशाह है और डी. राजा। तो क्या नाम था उसका? सुल्तान था। क्या नाम था? सुल्तान। अगला प्रश्न है, तत्परता के नियम का संबंध है। तत्परता के नियम का संबंध है अधिगम से, खेल से, अभिप्रेरणा से और स्मृति से। तो तत्परता का क्या है? अधिगम से है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम बताए हैं। पहला दिया था तत्परता का नियम,
दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा क्या है, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम है, इस नियम का तात्पर्य ये होता है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उससे शीघ्रता से ही सीख लेते हैं। इसे हमें रुचि का नियम भी कहते हैं। और अगला है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम, इसमें क्या होता है, प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। इसमें अभ्यास का नियम किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होता है। प्रभाव का नियम क्या होता है, इस नियम में संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बालक एक बार जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है। ऑप्शन ए बुद्धि के, अभिप्रेरणा, अधिगम और समायोजन। यानी एक बालक जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है क्योंकि उसको क्या हो गया है, अधिगम हो गया है। यानी उसने सीख लिया है कि अगर मैं अग्नि के पास जाऊंगा तो मैं फिर से जल जाऊंगा। तो बालक एक बार हाथ लगने के बाद वह अग्नि से दूर रहता है क्योंकि उसे ये अनुभव हो गया है और उस बात का उसको ज्ञान हो गया है कि आग के हाथ लगने पर जल जाते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं। विकास, दिवास्वप्न, असमायोजन और उत्सुकता। तो अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या है, उत्सुकता। क्या है, उत्सुकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ए वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। बी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। सी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी लिखने की क्षमता रखता है। और डी वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो बुद्धिमान बच्चा वह नहीं पूछा है इसमें, तो वो बच्चा नहीं होता है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी ही लिखने की क्षमता रखता है। यानी बुद्धिमान बच्चों के लक्षण क्या बताए गए हैं कि एक तो क्या है, वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता होती है उनमें। दूसरा, सीखने की भी उनमें योग्यता होती है। और तीसरी क्या है, अमूर्त से मूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। और चौथा है, समस्या समाधान की योग्यता होती है उनमें। वो बच्चे क्या होते हैं, बुद्धिमान बच्चे माने गए हैं। अगला प्रश्न है, शब्द समान तत्व से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण और डी है समूह निर्देशन। तो इसमें क्या आएगा, अधिगम स्थानांतरण। क्या आता है, अधिगम स्थानांतरण को क्या माने, समान तत्व माना गया है। यानी अधिगम स्थानांतरण यानी है सिद्धांत का संबंध जिसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक और वुडवर्थ दोनों ने किया था। अगला प्रश्न है, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ है। ए सामाजिक पक्ष, बी संवेगात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष और डी उपरोक्त सभी। तो संगठित व्यक्तित्व किसमें होते हैं, सामाजिक पक्ष भी होता है, संवेगात्मक पक्ष भी होता है, मानसिक पक्ष भी होता है। यानी उपरोक्त सभी पक्ष माने गए हैं। ये संगठित व्यक्तित्व को सुदृढ़ व्यक्तित्व में व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, नैतिक पक्ष प्रबल एवं स्थिर होते हैं। और संगठित व्यक्तित्व में सामाजिक गतिशीलता, संतोष, समायोजन आदि लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। ए डोल्टन पद्धति, बी सामूहिक शिक्षण, सी कॉन्टैक्ट पद्धति और डी क्या है, प्रोजेक्ट। तो व्यक्तिगत अध्ययन है, इसमें कौन सी नहीं आती है, समूह शिक्षण यानी सामूहिक शिक्षण वो इसमें नहीं आती है। डाल्टन पद्धति भी आती है, कॉन्टैक्ट पद्धति भी आती है, प्रोजेक्ट है, ये तो तीनों तो क्या है, व्यक्तिगत आती हैं। जबकि सामूहिक है वो उसमें सामूहिक में ही आती है। यानी डोल्टन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। और प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किल पैट्रिक को माना गया है। इकाई या वेनेटिका पद्धति के जन्मदाता कौन है, कार्ल्टन माने गए हैं। और डेक्राले पद्धति है कि जन्मदाता ओविड डेक्राली को माना गया है।
किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल को माना गया है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग को माना गया है और बेसिक पद्धति के जन्मदाता महात्मा गांधी को माना गया है और मोंटेसरी पद्धति के जन्मदाता डॉक्टर मारिया मोंटेसरी को और खेल पद्धति है वो हेनरी कुल्डवेल कुक को माना गया है। तो इनमें से जो भी ये विधियां हैं इनमें से एक प्रश्न इनमें से जरूर आएगा कि कौन सी विधि का किसने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व जो उन्होंने अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं दिया था जोड़ा, यानी वो तीसरा तत्व कौन सा था? सामान्य, विशिष्ट, समूह है या एकल तत्व? तो कौन सा माना गया है? समूह तत्व को माना गया है। यानी बुद्धि के एकल तत्व का सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था और स्पीयरमैन ने क्या जी और एस, यानी जी यानी सामान्य योग्यता और एस यानी विशिष्ट योग्यता, और उसी के अंदर उन्होंने एक समूह तत्व और जोड़ के उसमें क्या बना दिया, उसको त्रिबुद्धि समूह बना दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है संकल्पना मानचित्र के प्रवर्तक हैं। संकल्पना मानचित्र के प्रवर्तक हैं किसको माना गया है? रोजेनविक को, रेविनी को, जोसेफ डी नोवेक को या थोर्नडाइक को? तो संकल्पना मानचित्र है वो किसको माना गया है? जोसेफ डी नोवेक को माना गया है। ये है एक संप्रत्य या विचार होता है जिसमें कोई भी बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है। यानी संकल्पना मानचित्र में क्या होता है कि बालक है वो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है तथा अधिगम करता है। संकल्पना मानचित्र में विषय वस्तु की एक ऐसी ही रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक आसानी से अधिगम को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, यानी विकलांग बच्चे हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? ए समायोजन की, बी कुरूपता की, सी मानसिक असंतुलन की और डी है व्यक्तित्व की। तो विकलांग बालक हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या वो क्या होती है? वो समायोजन की होती है। क्या होती है? समायोजन की होती है। विकलांग बालक वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं। उनमें अपनी शारीरिक कमी के कारण हीनता या कुंठा या भग्नाशा जैसी भावनाएं आने से तनाव उत्पन्न हो जाता है तथा वे कक्षा में तथा वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो प्रश्न क्या है? सृजनशीलता के पोषण के लिए किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचारान्वेष की, व्याख्यान विधि की, श्रव्य दृश्य सामग्री की या उपरोक्त सभी की? तो सृजनशील पोषण के लिए वाला अध्यापक को क्या करना चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचारान्वेष इस पद्धति की सहायता लेनी चाहिए। सृजनशील बालक नए विचारों व स्वयं की प्रेरणा कर ही समावेशित है। अगर सृजनशीलता का अधिक से अधिक विकास करता है तो वह बालक में विचारावेश यानी कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनशीलता नए विचारों व स्वयं की प्रेरणा से ही समावेशित है। अगर सृजनशीलता का अधिक से अधिक विकास करना है तो बालक को विचारावेश यानी कल्पनाशीलता, मौलिकता, संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। शिक्षार्थी में सृजनशीलता का उचित विकास करने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पूछकर या रचना कार्य करवाकर बालक की सृजनशीलता का पोषण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता है। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता है। ए संवेगों के उचित प्रबंधन हेतु, बी जीवन को सुखमय एवं शांतिप्रिय बनाने में, दक्षताओं की सफलता दिलाने में उपयोगी या उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। क्या आएगा? उपरोक्त सभी माने गए हैं। यानी संवेगात्मक बुद्धि है वो इसमें क्या होता है? संवेगों का उचित प्रबंधन भी होता है, सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में भी उपाय देता है, जीवन को सुखमय और शांतिप्रिय बनाने में भी सहायक है और कोई व्यक्ति
जीवन में कहाँ तक सफल होता है, इसकी भविष्यवाणी के रूप में भी होता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ए बहुत बुद्धिमान है, बी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्यता रखता है, सी पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, और डी ड्राइंग या पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। हर बुद्धिमान बालक सृजनशील हो यह जरूरी नहीं होता है। केवल अच्छे अंक प्राप्त करने वाला भी सृजनशील नहीं होता है। केवल ड्राइंग और पेंटिंग में माहिर होने वाला भी सृजनशील नहीं होता है। सृजनशील बालक वह होता है जो प्रेरणा तथा नए विचारों व प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करने या निर्माण करना ही सृजनशीलता कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि है, यानी कौन सी विधि है वो शिक्षण विधि है? व्याख्यान, विवेचन, प्रदर्शन और उपरोक्त सभी। तो क्या उपरोक्त सभी होती है? व्याख्यान भी होती है, विवेचन भी होती है और प्रदर्शन भी होती है। ये सभी क्या होती हैं? शिक्षण विधियां मानी गई हैं। प्रमुख शिक्षण विधियां कई प्रकार की मानी गई हैं। व्याख्यान हो गए, विवेचन हो गए, प्रयोगशाला, समस्या समाधान, दत्त कार्य, समवाय, किंडरगार्टन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, डाल्टन विधि। तो इनके बारे में अपने एक कोई नया अलग वीडियो बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे उनको। अगला प्रश्न है, बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं, यानी बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? जॉनसन, न्यूमेयर, हिली और सीजर। तो इसमें क्या है? बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? तो इसमें कौन आएगा? सीजर। सीजर को बाल अपराध विज्ञान के जनक माना गया है। ऐसे बालक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है और समाज और कानून के नियमों का उल्लंघन करके वह बालक बाल अपराधी कहलाता है, जिसकी न्यूनतम आयु 7 वर्ष होती है और अधिकतम कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। ऐसे बालकों के बाल सुधार गृह में रखना चाहिए तथा वहां उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है कि बाल अपराधी की उम्र है उसको घटा दिया गया है, यानी 18 की बजाय 16 वर्ष कर दी गई है। मूल्यांकन की अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन की क्या है? वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी मानी गई हैं। यानी अच्छे मूल्यांकन में वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, पक्षपात रहित और उपयोगिता, ये विशेषताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा में पारित किया गया, यानी इसके कब पारित किया गया इसके बारे में पूछा है। ए 4 अगस्त 2009 को, 20 जुलाई 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को और 5 अगस्त 2009 को। तो लोकसभा में कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 के रूप में लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और इसे राज्यसभा में पारित किया गया था 20 जुलाई 2009 को। कब के? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ए अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना, बी प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों में थोपना, सी युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना और डी प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें क्या है? सी है, ये सही नहीं है। यानी युक्तिकरण है वो दूसरों पर गुस्सा उतारना नहीं होता है। दूसरों पर गुस्सा उतारना क्या होता है? विस्थापन होता है।
क्या होता है, विस्थापन होता है। अंतर्मुखी वही होते हैं जो स्वयं अपने में रहते हैं। प्रक्षेपण यानी अपनी गलती वो दूसरों पर डालना होता है। और युक्तिकरण क्या होता है, और इसमें क्या प्रतिगमन क्या होता है, प्रतिगमन होता है पुरानी आदतों में लौटना। और विस्थापन का अर्थ होता है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। ठीक है, अगला प्रश्न है। और अगर इसमें युक्तिकरण क्या, युक्तिकरण किसको कहा गया है, युक्तिकरण यानी औचित्य स्थापन होता है। यानी जब प्राणी अपनी असफलता का दोष किसी दूसरी वस्तु पर लगाता है तो उसमें क्या होता है, उस वस्तु को प्राप्त, जिसमें क्या है, वो व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है और उसके दोष से वो लगाता है। जैसे लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये किस में आएगा, युक्तिकरण में। ठीक है, ये वाली कहावत है वो युक्तिकरण में आती है कि लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक कितने कार्य दिवस निर्धारित हैं। कक्षा 6 से लेकर 8 तक कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। 200, 180, 220 और 230। तो 6 से लेकर 8 तक कितने निर्धारित किए गए हैं, 220। कितने किए गए हैं, 220। यानी जो शिक्षा का अधिकार है 2009 के तहत क्या न्यूनतम कार्य दिवस यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक कितने माने गए हैं, 200 माने गए हैं। और जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक है वो कितने माने गए हैं, 220 माने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाना है, 1 से 5 कक्षाओं के लिए 2 किलोमीटर की दूरी, बी 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए 3 किलोमीटर की दूरी, सी 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, सही क्या, सही वो माना गया है। तो सही क्या है, 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर की दूरी मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, यानी संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है, ए में वातावरण, बी में है पारंपरिक अनुकूलन, सी मनोदैहिक और डी है मनोवैज्ञानिक। तो संकेत अधिगम है, इसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम में पारंपरिक अनुकूलन। यानी रॉबर्ट गेने हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक के अनुसार इन्होंने क्या है कि एक सोपान सीढ़ी अथवा श्रृंखला को माना है। ये संकेत अधिगम 1 नंबर है, संकेत अधिगम। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, समस्या, भाषा, तर्क और अनुभव। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, समस्या होना जरूरी होता है। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या को हल खोजने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। अतः जब समस्या आएगी तभी समाधान हेतु चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है बाधा निवारण, विधि शोधन, लक्ष्य प्रतिस्थापन और उपाय खोज विधि। तो तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि पूछी है, कौन सी पूछी है, अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि में आएगा विधि शोधन। क्या है, विधि शोधन। यानी तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा होती है। गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा में का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई प्रकार की विधियां बताई गई हैं। यानी प्रत्यक्ष विधि भी होती है और अप्रत्यक्ष विधि भी मानी गई है। प्रत्यक्ष विधियों में क्या होती है, बाधा का निवारण करना और अन्य उपायों को खोजना, व्याख्यान या निर्णय या क्षतिपूर्ति, ये किस में आते हैं, अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष विधि में आती हैं। और अप्रत्यक्ष में क्या आ गया, शोधन आ गया, आत्मीकरण आ गया, दमन आ गया और प्रक्षेपण आ गया। ये किस में आ गए, ये अप्रत्यक्ष विधि में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में
शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, यानी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में क्या होते हैं, विद्यार्थी है वो आश्रित चर होता है। क्या होता है, आश्रित चर को माना गया है। क्लर्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसका प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 चर माने गए। कितने माने गए हैं, 3 चर माने गए हैं शिक्षण प्रक्रिया में। एक तो क्या होता है, आश्रित चर होता है, दूसरा क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है, और तीसरा स्वतंत्र चर होता है। आश्रित चर किसको माना गया है, विद्यार्थियों को माना गया है, और जो स्वतंत्र चर होता है वो शिक्षक को माना गया है, ठीक है। और जो मध्यस्थ चर होता है वो क्या होता है, पाठ्यक्रम को माना गया है। किसको माना गया है, पाठ्यक्रम को माना गया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आशा होगी कि आपको ये मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो में आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और जितने भी ये मैंने प्रश्न किए हैं इनमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी आप इसमें ज़रूर लिख कर भेजें। धन्यवाद।